पिछले जन्म में मैं सबसे अमीर घराने का बेटा था, लेकिन मैं अपने ड्राइवर की बेटी के पीछे पागलों की तरह भागता था। उसके साथ रहने के लिए मैंने कंपनी के सारे शेयर लियू रुइन के नाम कर दिए, लेकिन वो मेरे पैसों से चुपके से दूसरे लड़के के साथ डेट करती थी और मुझसे दूर रहने के लिए उसने मुझे बीमार करने की साजिश भी रची। जब मैंने उसे फ़ोन करके इलाज के लिए थोड़े पैसे मांगे तो उसने बेरहमी से कहा, तुझसे जुड़े ये साल मेरे लिए काल थे, शूई, तू जल्दी मर जा। उसकी बात के मुताबिक मैं मर गया। मरते वक्त जिस औरत ने मुझे गोद में उठाया था, उसे देखकर मुझे पता चला कि जिस जिनक्वान की छोटी राजकुमारी को मैंने पहले ठुकराया था, वो हमेशा मेरा इंतजार कर रही थी। फिर आंख खुली तो मैंने खुद को 11वीं कक्षा में पाया और सोचा कि यह सब तो बस एक बेकार का सपना था। तभी पीछे से उस चालाक लड़की लियू रुइन की आवाज़ आई, शुई, जी बोचेंग का पेट खराब है, जाओ उसके लिए दवा लाओ और फिर मेस से खाना ले आना, ज़्यादा मांस लेना, वो बहुत पतला है, उसे अच्छी खुराक चाहिए। ये देखकर कि मैं दोबारा जन्म लेकर आया हूँ, मुझे ल्यूरुइन का ये रूप बहुत हंसीने लगा। जब मैं हिला नहीं तो उसने मुझ पर उंगली उठाकर गाली दी, क्या खड़ा है, जल्दी जा। इतना कहकर वो जी बोचेंग के पास गई और प्यार से उसका पेट सहलाने लगी। जी बोचेंग ने मुझे देखा और बोला, रुइन, ये अच्छा नहीं, मैं खुद चला जाता हूँ, डरो मत, उसे यही करना पसंद है, अगर मैं ना कराऊं तो वो खुद नाराज हो जाता है ना। यह कहकर लियू रुइन ने मुझे घूरा। मैंने मुंह बनाया और बिना कुछ बोले मैस की तरफ चल दिया। लाइन में लगकर 2 थाली खाना लिया। पास खड़े एक छात्र ने मुझे ताना मारा, टियान का कुत्ता फिर से लियू रुइन के लिए खाना ला रहा है, पर उसे तो जी बोचेंग पसंद है। उसके जैसे लायक आदमी तुझ जैसे निकम्मे को नहीं देख सकता। मैं कैसा निकम्मा हूँ, बस एक मामूली आदमी का बेटा, हर दिन मैडम के साथ स्कूल आता है और सपना देखता है कि उससे शादी कर लेगा। जाग जा, तुझ जैसे बेकार लड़के से बस इतना होगा कि कपड़े धोएं, झाड़ू लगाए और उसके बच्चे के लंगोट बदले। क्या लियू रुइन ने तुम्हें बताया कि मैं मामूली हूँ? वरना क्या, जल्दी जा और मैडम को खाना दे, देर हुई तो फिर डांट पड़ेगी। मेस से निकलकर मैं क्लास में नहीं गया, बल्कि फूलों के क्यारी के पास बैठ गया और दोनों थाली खुद खा ली। मुझे याद नहीं कि आखिरी बार अच्छे से खाना कब खाया था। जब दोनों थाली खत्म हुई तब जाकर पेट को थोड़ी राहत मिली। क्लास में वापस आया तो लियू रुइन ने मुझे खाली हाथ देखकर गुस्से से पूछा, इतनी देर कहाँ था, दवा लाई? कौन सी दवा? मैंने बोला था बोचेंग के लिए पेट की दवा ला, क्या बहरा है? इतना सा काम भी नहीं होता। मैंने जी बोचेंग को टेबल पर सिर रखे पेट पकड़े देखा। मेरा उससे क्या रिश्ता, मैं उसके लिए दवा क्यों लाऊं? एक्शु यी, क्या तू झगड़ा करेगा? अगर ऐसा ही रहा तो अगली बार मैं तुझसे बात नहीं करूंगी और फिर तू मुझसे माफी मांगता फिरेगा। मैंने उसे घूरा। उसकी बात बहुत हंसीने लगी। मुझे तेरी माफी की क्या जरूरत? लियू रुइन एक पल को अचंभित रह गई, पर पहले की तरह मुझे गिड़गिड़ाते देखकर वो फिर से अकड़ गई। अगर तुझमें हिम्मत है तो आज हमारे साथ घर मत आना, ठीक है? इतना कहकर मैं अपनी सीट पर जा बैठा, जैसे उसकी बातों का कोई असर ही ना हो। जी बोचेंग के साथ बैठे शाओगेबन ने यह सब देखा और बीच में कूद पड़ा। शुई, तेरी क्या हरकत है? बस दवा लाने को कहा था, क्या नहीं दिख रहा कि जी बोचेंग को तकलीफ है? तो जा तू ले आ, ये तो तेरा काम है। मैं क्यों जाऊं? मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं, मैं उसके लिए दवा क्यों लाऊं? तू लियू रुइन के घर का नौकर है, अब उसके बॉयफ्रेंड के लिए दवा लाना तेरा फर्ज है ना? इतना सुनकर मैंने लियू रुइन की तरफ देखा। क्या तू बाहर ये बोलती फिरती है कि मैं तेरा नौकर हूं? मेरी नजरों से बचते हुए लियू रुइन थोड़ी सहम गई। ये सब तो लोगों ने उसे महंगी गाड़ी में आते जाते देखकर मान लिया था और उसने कभी सफाई नहीं दी, चुप रही। वो ये नहीं बता सकती थी कि उसके पिता सिर्फ एक ड्राइवर हैं और मैं असली अमीर घराने का बेटा हूँ। उसे डर था कि कहीं मैं और ज्यादा बकवास न करने लगूं, इसलिए वो खुद आगे बढ़ी। दवा नहीं लाई तो कोई बात नहीं, मैं खुद ले आऊंगी। मैंने खाना मांगा था, वो लाया, खा लिया। क्या? दोनों थाली खत्म? लियू रुइन के उत्तेजित चेहरे को देखकर मैंने सिर हिलाया। मेरे आगे वाली लड़की ने सुना और मुंह बनाकर बोली, क्या सुअर है, 2 थाली खा गया? वे लियू रुइन की तरफदारी करने और मुझे नीचा दिखाने की आदी थीं। पहले मैं उनकी बातों पर हंस कर टाल देता था, क्योंकि वे लियू रुइन की दोस्त थीं और मुझे डर था कि उन्हें नाराज ना करूं, शायद वे मेरे लिए अच्छी बात करें। पर अब लगा कि मैंने उन्हें बहुत ज्यादा मोहरत दी है। मैं अपने पैसे से खाता हूं, चाहे 2 थाली खाऊं या 100 थाली, ये मेरा हक है। ये सुनकर आगे वाली लड़की का चेहरा काला पड़ गया। अपने पैसे? तेरे पैसे तो रुइन के घर से आते हैं। मैंने बहस करना व्यर्थ समझा, जबकि लियू रुइन गुस्से से दांत पीस रही थी। खासकर यह सुनकर कि मैंने उसका खाना नहीं लाया, उसका गुस्सा और बढ़ गया। शुई, ये तूने खुद किया है, उम्मीद है इस बार कुछ दिन टिकेगा। इतना कहकर उसने अपना बैग उठाया और जी बोचेंग के साथ बैठे शाओगेबन से बोली, मैं तुझसे सीट बदल लेती हूँ, तू उसके साथ बैठ। पहले जब भी लियू रुइन नाराज होती थी तो यही सजा देती थी, क्योंकि उसके साथ बैठना मेरी ख्वाहिश थी। पर अब मुझे उससे कोई मतलब नहीं था। दोपहर को छुट्टी हुई तो मेरी मेबच स्कूल के गेट पर खड़ी थी। मैंने गेट के बाहर निकलकर सीधे गाड़ी की तरफ कदम बढ़ाया। पूरे स्कूल को पता था कि मैंने लियू रुइन से झगड़ा किया है
और सब मेरा मजाक उड़ाने को बेताब थे। जब मुझे उसी गाड़ी पर चढ़ते देखा तो सब ताने मारने लगे। स्कूल की हीरोइन के लिए खाना तक नहीं लाया, फिर भी उसकी गाड़ी पर बैठने की हिम्मत कैसे हुई? हाँ, एक नौकर का बेटा खुद को मालिक समझने लगा। ल्यूरुइन बहुत अच्छी है, अगर मैं होती तो उसे निकाल देती। ये ताने सुनकर मैंने कोई जवाब नहीं दिया। ल्यू साहब, गाड़ी चलाओ। ड्राइवर ने मुझे देखा। पर मैडम अभी नहीं आई, थोड़ी देर और चलें। ल्यू साहब, मेरे पिताजी का एक ही बेटा हूँ, हमारे घर में कौन सी मैडम? क्या मैडम से झगड़ा हो गया? घर चलकर मैं उन्हें समझाऊंगा। नहीं चाहिए, गाड़ी चलाओ। मुझे उससे बात नहीं करनी और न ही देखना है। ल्यू साहब झिझके, मेरी नहीं मानी। उन्हें पता था कि मैं उनकी बेटी की कितनी सुनता हूँ। जब भी ल्यूरुइन कुछ कहती, मुझ में जवाब देने की हिम्मत नहीं होती। भले ही उसने मेरी बात न मानी हो, पर बाद में मैं उसे कुछ नहीं कह सकता। उसे लगता था कि जब मैं शू घराने का मालिक बनूंगा तो सारा पैसा उसकी बेटी के पास जाएगा। वो अब खुद को ड्राइवर नहीं बल्कि मेरे ससुर जैसा समझने लगा था। तू जाएगा या नहीं? इतने में ल्यू रुइन स्कूल के गेट से बाहर आई और ल्यू साहब तुरंत गाड़ी से उतरकर उससे मिलने दौड़े। ल्यू रुइन जी बोचेंग को संभालते हुए गाड़ी तक आई। बोला था न कि मेरे साथ नहीं आना, तो मेरी गाड़ी क्यों आई? ल्यू रुइन ने मुझे देखा। उसके चेहरे पर शर्मिंदगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आज मुझे क्या हो गया है। इतना मौका देने पर भी नहीं मान रहा। क्या तू ऐसा ही करेगा? मैंने दोपहर वाली बात भी माफ कर दी। फैसला कर लिया कि तुझे माफ कर दूं। शूई, बेकार की नाटकबाजी मत कर। तेरी माफी की जरूरत नहीं, तू खुद जा। ल्यू रुइन का चेहरा लाल पीला हो गया। वो जानती थी कि सब उसे अमीर घराने की बेटी समझते हैं। अगर उसने गाड़ी नहीं पकड़ी तो उसका राज खुल जाएगा। इसलिए उसने मुझे गाड़ी से खींचकर नीचे उतारा और जी बोचेंग को अंदर बिठा दिया। ल्यू रुइन, तू बहुत ज्यादा है। ल्यू रुइन ने मेरी तरफ ध्यान न देते हुए अपने पिता से कहा, चलो। और ल्यू साहब ने गाड़ी खिसका ली। मैं वहीं बेवकूफ की तरह खड़ा रह गया। आसपास खड़े लोग ये नज़ारा देखकर हंसने लगे। बहुत बेहूदगी है। मैं हंसा और फ़ोन निकालकर अपने पिताजी को फ़ोन कर दिया। कुछ ही देर में वही मेबच वापस गेट पर आकर रुकी। ल्यू साहब गाड़ी से उतरे। उनके चेहरे से साफ था कि उन्हें डांट पड़ी है। उन दोनों को उतारो, मुझे उनके साथ नहीं बैठना। ल्यू साहब ने गाड़ी के अंदर बैठे दोनों की तरफ देखा। फिर ल्यू रुइन खुद जी बोचेंग को लेकर उतर गई। जब दोनों उतर गए तब मैं गाड़ी में बैठा। जाने से पहले मैंने खिड़की नीचे की और ल्यू रुइन की तरफ हंसते हुए हाथ हिलाया। साहब, दो लोगों में झगड़ा होता रहता है, आप नाराज मत होइए। मैं रुइन को समझाकर माफी मंगवा दूंगा। पर अब उनके पास वापस जाने को गाड़ी नहीं है, शायद बस से जाना पड़ेगा। घर पहुंचने में कितनी देर होगी पता नहीं। हर कोई बस से जा सकता है, वो क्यों नहीं? तुझे याद है कि तुझे तनख्वाह कौन देता है? अगर मुझसे नाराज है तो सीधा इस्तीफा दे दे। ये सुनकर ल्यू साहब डर गए और चुप हो गए। घर पहुंचकर लीशन ने बताया कि बाई परिवार की बेटी आई है। बाई निंगबिंग अक्सर हमारे घर आती थीं क्योंकि पिताजी ने उन्हें मेरे लिए चुना था। मुझे ल्यू रुइन पसंद थी और बाई निंगबिंग मुझे बहुत खारी लगती थी। मैं उनसे मिलता तक नहीं था, सीधे विदा कर देता था। इसलिए आखिर तक मेरी बाई निंगबिंग से कुछ खास मुलाकातें नहीं हुई। मरने से पहले उन्हीं के लोगों ने मुझे अस्पताल पहुंचाया था। ये याद करके मैंने लाइशेन को रोका। पिछवाड़े में युआनजी के साथ हैं? पिछवाड़े में पहुंचा तो देखा बाई निंगबिंग युआनजी को खाना खिला रही हैं। ये कुत्ता मैंने अपने लिए पाला था, पर ल्यू रुइन ने कहा कि उसे कुत्ते पसंद नहीं। फिर मैंने उससे दूरी बना ली। पर हैरानी हुई कि बाई निंगबिंग युआनजी के साथ कितनी अच्छी तरह सेट हो गई। उन्होंने सफ़ेद स्कूल यूनिफॉर्म पहनी थी, बहुत साधारण कपड़े, पर उन पर अद्भुत लग रहे थे। ये सोचकर कि मरने से पहले किसी ने बताया था कि इतनी अच्छी शख्स होने पर भी वो सालों तक अकेली रहीं, मेरी आंखें भर आईं। बाई निंगबिंग ने युआनजी को खाना खिलाकर सिर उठाया और मुझे देखा। वो मेरी तरफ बढ़ी, पर फिर याद आया कि मैं उनसे नफरत करता हूँ, इसलिए रुक गईं। मैंने अपनी भावनाएं काबू करके पूछा, मिस बाई, आपको कुछ चाहिए था? मैं तुम्हें देखने आई थी। मुझे पता है तुम मुझसे मिलना नहीं चाहते, मैं अभी जाती हूँ। उन्हें जाते देख मैंने जल्दी से कहा, क्या आप रात का खाना यहाँ रुक कर खाएंगी? ये सुनकर बाई निंगबिंग एक पल को ठिठक गईं और अजीब नज़र से मुझे देखने लगीं। क्या मैं रुक सकती हूँ? बेशक। ल्यू रुइन अब तक वापस नहीं आई थी। वो जी बोचेंग को छोड़ने गई थी। पहले मैं उसके आने तक ही खाना खाता था। मुझे इतनी जल्दी खाना खाते देखकर लीशन हैरान हुई। क्या हम मिस ल्यू का इंतजार नहीं करेंगे? उसका क्या इंतजार करूं? घर के नौकरों को मेरा ल्यू रुइन का नौकर बनना अच्छी तरह याद था। अब जब मैंने ये सब छोड़ दिया तो उन्हें अजीब लगा। लाइशन ने कुछ न पूछा, सीधा इंतजाम करने चली गई। और हाँ, ल्यू साहब को कल से न आने को कहना। लाइशन थोड़ी देर रुकी, फिर सिर हिलाया। ल्यू रुइन के पिता को निकालकर मैं डाइनिंग टेबल पर बैठा। बाई निंगबिंग अब भी चुपके से मुझे देख रही थीं। जब मैं बैठा तो उन्होंने शर्माकर नज़र हटा ली। मुझे नहीं पता था कि बाई निंगबिंग इतनी सीधी हैं। मैंने उन्हें चिढ़ाने का मन किया। मुझे क्यों नहीं देख रही? क्या बुरा लग रहा हूँ? बाई निंगबिंग ने मुझे देखा। चेहरे पर संयम था, पर गौर से देखा जाए तो उनके कान लाल हो रहे थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, और सुना है तुम्हारी पढ़ाई हमेशा अच्छी रही है। मेरे इस व्यवहार से बाई निंगबिंग अभी भी सहज नहीं थी। ठीक ठाक है,
कोई अच्छा ट्यूटर मालूम हो तो बताना। तू ट्यूटर ढूंढ रहा है तो लियो रुइन का क्या? उसे तो निकाल दिया। वो मुझे कुछ नहीं पढ़ाती, मुझसे नफरत करती है। मेरे पैसे बेकार गए। जब मैंने मजाकिया अंदाज में कहा तो उसने कप उठाकर एक घूंट पिया, अपनी घबराहट छिपाने के लिए। मेरे पास कोई ट्यूटर नहीं है, मैं खुद पढ़ती हूँ। अगर बुरा न लगे तो मैं रोज तुझे पढ़ाने आ सकती हूँ। हालांकि उसे लगा कि मैं शायद न मानूं, क्योंकि पहले मैं उसे देखता भी नहीं था। आज रात का खाना खाने को रोकना ही बहुत था, पर मैंने सुनकर खुशी जताई। सच? अगर तू चाहे तो मैं तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस तेरी पढ़ाई पर असर न हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने हाई स्कूल का कोर्स पहले ही खत्म कर लिया था और उसे सीधे दाखिले का ऑफर मिला था, पर मुझे नाराज न करने के डर से ये बात नहीं बताई। तो फिर तेरा बहुत शुक्रिया। मेरे नंबर बहुत खराब हैं, बस ये मत समझना कि मैं बेवकूफ़ हूँ। लियो रुइन के नंबर भी अच्छे थे, पर उसे मुझे पढ़ाने का कोई सब्र नहीं था। अगर एक बार मैं न समझूं तो गालियां देती थी, जिससे मेरे नंबर और खराब हो गए। मेरा आत्मविश्वास भी टूट गया। ऐसा नहीं होगा, मैं स्कूल के बाद रोज आऊंगी तुझे पढ़ाने। दोनों ने खाना खाया। बाई निंगबिंग को चुपचाप बैठे देखकर मैंने उठाकर उनकी थाली में सब्जी डाली। अपना घर समझो, संकोच मत करो। इतने में जी बोचेन को छोड़कर लियो रुइन वापस आ गई। उसे अपने पिता की नौकरी जाने की खबर मिल चुकी थी। पिता ने उसे खूब डांटा था, और अब उसने देखा कि मैंने उसका इंतजार किए बिना खाना खा लिया तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा गया। शू यी, तूने मेरा इंतजार नहीं किया? और बाई निंगबिंग यहाँ क्यों है? वो मेरी मेहमान है, क्या तुम्हें कोई ऐतराज है? तूने जानबूझकर उसे बुलाया है, बस मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तू जानता है कि मुझे बाई निंगशुए पसंद नहीं। हर मुकाबले में वो ही पहले आती है, मुझे मौका नहीं मिलता। बाई निंगबिंग चुप बैठी रहीं। मैंने लियो रुइन की तरफ देखा। तुम बहुत सोचती हो, तुम इतनी अहम नहीं हो। पहले मुझे लगता था कि यह औरत मेरी दुनिया है, सब कुछ उसी के इर्द गिर्द घूमता है, पर दोबारा जन्म लेकर मुझे उससे सिर्फ नफरत और घृणा है। ऐसे लोगों को पसंद करना मेरी जिंदगी को बर्बाद करना है। अगर तू समझता है कि किसी और लड़की के साथ रहकर मुझे जलाएगा तो ये तेरी भूल है। तू किसी के साथ भी रहे, मुझे तो राहत ही होगी कि तू रोज मुझे तंग न करे। ये कहकर वो गुस्से में ऊपर चली गई। लियो रुइन के जाने के बाद मैंने देखा कि बाई निंगबिंग की नजरें कुछ उलझी हुई हैं। कहीं वे इस बात से नाराज तो नहीं? पर बाई निंगबिंग ने कुछ नहीं कहा, बस सामान्य रही। खाना खत्म करके मैंने बाई निंगबिंग को बाहर तक छोड़ा। घर वापस आया तो लियो रुइन फिर से नीचे आ गई। तूने मेरे पिता को क्यों निकाल दिया? मैं एक ड्राइवर को निकालूं तो क्या तुझे जवाब दूं? वो मेरे पिता हैं। आज की सारी हरकतें मेरी कहीं थीं, उनका कोई कसूर नहीं। अगर तुझमें हिम्मत है तो मुझे निकाल दे, ठीक है? हाँ, क्या कहा तूने? तुझे हमेशा लगता था कि मैं बेवकूफ़ हूं, तो अब से रहने भी दे। तू मेरे घर से निकल जा, मैं कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लूंगा। जब से तूने मुझे पढ़ाना शुरू किया है मेरे नंबर और ख़राब हो गए हैं। तू उस पैसे की हकदार नहीं जो मैं तुझे देता हूँ। तेरे नंबर खराब हैं क्योंकि तू बेवकूफ़ है। एक ही सवाल, मैं दूसरों को एक बार समझाऊं तो वे समझ जाते हैं। तुझे तो सुअर की तरह समझ नहीं आता और मुझे दोष देता है। तू किसी और ट्यूटर को भी बुला ले, फर्क नहीं पड़ेगा। तुझे कोई नहीं पढ़ा सकता। वो मेरी समस्या है। तू यहाँ से निकल जा। तू अब भी छात्रा है, ध्यान पढ़ाई पर लगा। पूरा दिन मुझसे प्यार करने की फिक्र मत कर, इसलिए तो नंबर खराब होते हैं। तू क्या कह रहा है? ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि तू जल रहा है कि मैं बोचेंग के करीब हूँ, क्योंकि मैं तुझसे प्यार नहीं करती। तुझे बुरा लगता है, पर मुझे अब सिर्फ अच्छे से पढ़ना है। किंग बाई या C9 में जाना है। मैं तुझ जैसा नहीं हूँ जिसके पास पैसे की कमी नहीं, जिंदगी भर खर्च करे तो भी खत्म ना हो। इसलिए अब मैं तुझसे प्यार नहीं कर सकता। मैंने इस औरत को देखा, हैरान था। किसने कहा कि मुझे तुझसे प्यार करना है? लियो रुइन, तुझे इतनी अकड़ कहाँ से आई कि मैं तुझसे प्यार करूं? जो मर्जी सोच, पर मैं चेतावनी देती हूँ, अगर फिर से बाई निंगबिन को खाने पर बुलाया तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। इतना कहकर वो सीधे अपने कमरे में गई और दरवाजा पटक दिया। बड़ी अहमियत समझती है। लियो रुइन को ये अपना घर लगता है। मैंने कमरे में जाकर लाइशेन को फोन किया। लाइशेन, कल लियो रुइन का सामान उस कमरे से निकाल देना, और हाँ, बाई निंगबिन का मोबाइल नंबर भेजना। फिर उसे एक मैसेज भेजा। तू घर पहुंची? उसने जवाब नहीं दिया। सुबह उठा तो लगा लियो रुइन चली गई होगी, पर नीचे जाकर देखा तो वो डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे हैरानी हुई कि ये मुझसे क्या चाहती है। अपने बॉयफ्रेंड को लेने नहीं जा रही? हम सिर्फ दोस्त हैं, बकवास मत कर। हालांकि वे पीठ पीछे साथ थे, पर कभी मानते नहीं थे, क्योंकि उन जैसे अच्छे छात्रों के लिए प्यार से पढ़ाई पर बुरा असर पड़ता है। पिछले जन्म में अगर जी बोचेंग ने खुद न कहा होता तो मुझे विश्वास नहीं होता। मैंने उसका मुंह देखा, वो मुझे अब भी बेवकूफ़ समझ रही है। नाश्ता करके बाहर निकला तो लियो रुइन मेरे पीछे पीछे आ रही थी। ड्राइवर नया था, उसने मेरे लिए दरवाज़ा खोला। मैं गाड़ी में बैठा और लियो रुइन भी पीछे आ बैठी। लियो शाहुआ, ये क्या है? बोला था ना कि मेरे साथ नहीं आएगी। कल जो बोली थी मुझे अच्छी तरह याद है। लियो रुइन चुप रही। अगर उसके पिता ने उसे मनाने के लिए न कहा होता तो वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। बस घर में पैसे हैं, बहुत बड़ी बात हो गई।
मैंने उसके साथ समय बर्बाद करना उचित नहीं समझा और ड्राइवर से गाड़ी चलाने को कहा। स्कूल के गेट पर गाड़ी रुकी। मैं उतरा तो लियू रुइन भी मेरे पीछे थी। आज जी बोचेंग खुद बस से आया था। उसने लियू रुइन को देखते ही उसकी तरफ कदम बढ़ाए।